नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपचुनाव में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर उपचुनाव को मजबूती से लड़ने का फैसला किया। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी कांग्रेस का मंथन चल रहा है। प्रत्याशी चयन को लेकर कई विधायकों को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तीनों पर्यवेक्षक चंपावत जिला कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम इसको लेकर लगा रही है। पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसी के लिए कई विकल्पों पर अभी भी मंथन चल रहा है। आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और इस बीच में बड़ी खबर यह आ रही है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से अपनी तैयारी पूरी करनी शुरू कर दी गई है। पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इस बीच में जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह साफ हो रहा है कि कई विकल्पों पर मंथन चल रहा है। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही कांग्रेस और इसीलिए पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कई विकल्पों पर मंथन चल रहा है और साथ ही आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से इस उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है और उसी दावे को पूरा करने के लिए पार्टी के तमाम नेता अपनी पूरी जुगत लगाने में लगे हैं। पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसी को मजबूत करने के लिए कई विकल्पों पर अभी भी मंथन चल रहा है। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरा दमखम लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस चुनाव में किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी हार का सामना नहीं करना चाहती। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नतीजे सामने आए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में इस जीत के साथ एक बार फिर से उत्साह भरना चाहती है और इसीलिए कोई कोर कसर पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है और तमाम नेताओं की तरफ से विचार विमर्श करना भी शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच में जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये खबरें सामने आई हैं कि तमाम नेताओं के साथ चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जा रहा है। अलग अलग विकल्पों को लेकर चर्चा भी की जा रही है। ये अपने आप में चंपावत उपचुनाव काफी खास है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, इस चुनाव में जीत के साथ, चंपावत उपचुनाव में जीत के साथ कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में मजबूती लाना चाह रही है। जिस तरीके की अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही थी, उन खबरों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। कई विकल्पों पर मंथन हो रहा है और आपको लगातार अपडेट इस पूरे मसले से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं। फिलहाल चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी नेताओं की तरफ से पूरा दमखम लगाने की कोशिशें जारी हैं।
पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की बातों के बीच में लगातार जहां पर तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरा मंथन करने में जुटी हुई है ताकि यहां पर जीत हासिल कर सकें। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी पार्टी रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय देहरादून से हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से चंपावत उपचुनाव को लेकर अटकलें लग रही थी और अब कांग्रेस की तरफ से मंथन का दौर जारी है, लगातार कोशिशें ये हैं कि जीत हासिल की जाए और पार्टी को और मजबूती देने की कोशिश की जाए, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, इस चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री को वॉक ओवर नहीं देंगे, क्योंकि विधानसभा का जब उपचुनाव होता है और उस सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि आमतौर पर जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो काफी कमजोर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और यही वजह है कि कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने एक बैठक की और बैठक के बाद तय किया है कि जो चंपावत विधानसभा सीट के आसपास की जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां के जो विधायक हैं उनको प्रभारी के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो ये तय करेंगे कि किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसके साथ साथ चंपावत कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं और बाकी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी संपर्क स्थापित किया जाएगा और उनकी भी राय ली जाएगी कि किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़े और मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर दी जाए, क्योंकि 3 बार ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है और 2 बार इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव में उतर रहे हैं और चंपावत की जनता एक विधायक को नहीं एक मुख्यमंत्री को चुनेगी और यही वजह है कि इस बार बीजेपी की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने भी अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है और उसी तरह से उसी रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण मारा, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से ये कहा है कि वो पूरी कोशिश के साथ इस चुनाव मैदान में लड़ेंगे ताकि कहीं पर कोई कोर कसर न रहने पाए और मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर दी जाए ताकि ये सीट कांग्रेस जीत सके। वहीं कांग्रेस में उप नेता प्रतिपक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि उप नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से चुनाव हराया था, यानी कि भुवन कापड़ी जो है वो उप नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने खटीमा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में हराया था और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो चंपावत विधानसभा सीट पर जाकर के वहां पर एक माहौल बनाए और बाकी के जो अन्य 2 विधायक हैं आसपास के उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सभी लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ने की कवायद में जुट रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कहीं कोर कसर नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं और पिछले दिनों बीजेपी की देहरादून में एक बड़ी बैठक हुई थी, वहां पर यह तय किया गया था कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन से केंद्रीय नेता आएंगे, किस तरह से रणनीति रहेगी और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए। तो ये बीजेपी की ओर से पहले से तय कर लिया गया है। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि एक दमदार प्रत्याशी को खड़ा किया जाए चुनाव मैदान में, क्योंकि हिमेश खरकवाल पूर्व विधायक रहे हैं और पिछले चुनाव में भी वो चुनाव हार गए थे, इससे पहला वाला भी चुनाव वो हार गए थे। तो ऐसे में इस बार ये कहा जा रहा है कि संभवतः हिमेश खरकवाल को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इसके साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी। लेकिन अजय यहाँ पर ये भी तो मथुरा दत्त जोशी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होगी। या बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ने की जो कार्य योजना तैयार की गई है उसी कड़ी में मथुरा दत्त जोशी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि
क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये बाद में ना कहा जाए कि वो जो स्थानीय नेता है वो किसी और प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे और हाईकमान की ओर से या प्रदेश नेतृत्व की ओर से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी वजह से इसी बात को देखते हुए 3 पर्यवेक्षक जो 3 स्थानीय विधायक हैं चंपावत विधानसभा सीट के आसपास के जो विधायक हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है और वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। चंपावत के कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे और सभी नेता आपस में तय करेंगे कि किस प्रत्याशी को इस चुनाव मैदान में उतारा जाए जो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री को एक कड़ी चुनौती दे, कड़ी टक्कर दे। बीजेपी को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस की ओर से पूरी कोर कसर कहीं पर छोड़ी नहीं जा रही है और इसी कड़ी में सभी नेताओं के साथ ये बैठक की गई है और इस बैठक के बाद ये तय किया गया है कि 3 पर्यवेक्षक रहेंगे और चंपावत के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के वो रहेंगे और ये सारे लोग तय करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस नेता को चुनाव मैदान में उतारा जाए, उस पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, हाईकमान के पास भी ये रिपोर्ट दे दी जाएगी कि किसको चुनाव मैदान में प्रदेश नेतृत्व उतारना चाहता है, उसके बाद ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती, कांग्रेस की तरफ से तमाम तैयारियां इस चुनाव को लेकर की जा रही हैं। वहीं मोदी नगर में मासूम बच्चे की मौत के बाद से आज पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदार जिलाधिकारी से 10 बजे सुबह मिलने पहुंचे। परिजनों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल से हम अनशन पर बैठेंगे। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी से मिलने के लिए परिजन पहुंचे हैं, जब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें, स्कूल बस में स्कूल की तरफ जा रहा था बच्चा, जिस दौरान ये हादसा हुआ। खिड़की से सिर बाहर निकाला था, उल्टी कर रहा था और इसी दौरान जब ड्राइवर ने बस को अचानक से मोड़ा तो बच्चा खंबे से टकरा गया, पिलर से टकरा गया। उस पिलर से टकराने के बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अब परिजनों की तरफ से मुलाकात की गई है प्रशासनिक अधिकारियों से, न्याय के लिए परिजन गुहार लगा रहे हैं और इस बीच में परिजनों की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर जिला अधिकारी उनके मांगों को नहीं सुनते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी तरफ से अनशन किया जाएगा। अनशन पर बैठने की बात परिवार ने कही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता नितिन का। नितिन, जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी भी हो रही है और अब परिवार की तरफ से अधिकारियों से मुलाकात की गई है, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर मांग की गई है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो अनशन करेंगे। क्या कुछ और अपडेट इस मामले को लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो मोदी नगर के स्कूल में जो एक बस हादसा हुआ था जिसमें बच्चे की जो जान गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं परिवारों को लगातार प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया था। मैं इसमें पूरी अपडेट बता देता हूँ। अपडेट में यह था कि जो पुलिस ने जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद में प्रिंसिपल को छोड़ा गया था, जिसके बाद में परिजनों ने काफी हंगामा किया था और जो रोड है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था। उसके बाद में जनता को समझाने के बाद में जो समझाया गया था, उसके बाद में परिजन शांत हो गए थे। उनको वक्त दे दिया गया था कि पूरी जांच पड़ताल के बाद में कार्रवाई की जाएगी। आज जी नितिन, और अब परिवार की तरफ से मुलाकात की गई है। बिल्कुल, गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में स्कूल बस हादसे के बाद में जो मौत का मामला था उसमें परिजन एवं जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो आज जिलाधिकारी गाजियाबाद से मिले हैं और बातचीत की गई है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो वो अनशन पर भी बैठेंगे। और अभी जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई है, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि उनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनका जो बच्चा था 4वीं क्लास का छात्र था जिसकी बस हादसे में दर्दनाक मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने उन्होंने भी परिवार से बातचीत की है। जो पीड़ित परिवार है काफी परेशान नजर आ रहा है,
लगातार आज गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनसे बिल्कुल बातचीत की गई नितिन, है। परिवार परेशान होगा, बच्चा खोया है उन्होंने और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है, जिलाधिकारी से मिलने के लिए परिजन पहुंचे थे बच्चे की मौत के मामले में, और अब न्याय की गुहार परिजनों की तरफ से लगाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी तरफ से अनशन किया जाएगा। वहीं इंदिरापुरम की झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद 1 दर्जन झुग्गियों में आग से जलकर राख होने की खबर भी सामने आई है। कॉलोनी में खाली प्लॉट में बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं इस खबर पर अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, झुग्गियों में आग लगने की खबर सामने आई है, क्या अब तक आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के नायगंज फर्स्ट में जो झुग्गियों में आग लगी है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं मौके पर मौजूद हूं और जो आग लगी है वो यही इलाका है जहां पर जो आग लगी है। और आग लगने के बाद में जिस तरीके का जो पूरा माहौल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार पहुंची हुई है। और तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है। जिस तरीके से जो यहाँ पर आग लगी थी, मौके पर जो फायर ब्रिगेड पहुंचा है, फायर ब्रिगेड की लगभग 3 से 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण मैं आपको बताता हूं। जब आग लगी, आग लगने के बाद में जो छोटे सिलेंडर होते हैं, घरेलू सिलेंडर होते हैं, तस्वीर बिल्कुल आपके सामने है। ये जो छोटे सिलेंडर ये फटने की वजह से जो पूरी झुग्गियों में थी उसने एकदम आग पकड़ी है। अचानक आग पकड़ने से जिसकी वजह से जो पूरा हादसा हुआ है, झुग्गी बिल्कुल आपके सामने है, पूरी जलकर खाक हो गई है। और लोगों का जो काफी नुकसान है, जो लोग कहीं ना कहीं बेघर हो गए हैं, जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जो पूरी तरीके से बेघर हो गए हैं, उनके पास कोई आसानी की जगह नहीं है और रोड पर लोग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो सबसे मैं आपको अहम चीज बता देता हूँ, जो ये तपती गर्मी है, एक तो उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है। उसके बाद जो गाजियाबाद में लगातार आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और लगातार गाजियाबाद में जो आग की घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं, जिसकी वजह से लगातार जो फायर विभाग है वो कहीं ना कहीं अलर्ट है। लगातार फायर विभाग बिल्कुल एक तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कहीं ना कहीं झुग्गी पर आग पर काबू पाया गया है। जी बिल्कुल नितिन, क्या इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबरें भी सामने आई हैं? बिल्कुल, मैं मौके पर मौजूद हूँ। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं अभी कोई जान की कोई हानि नहीं है। जहाँ पर जो माल था, जो उनकी झुग्गियां थी, जब गुड में रखा सामान था, वो जलकर खाक हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए मैं मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर एक चीज बताइए, जो यहाँ पर आग लगी थी, किस वक्त आग लगी थी और क्या मंजर पाया? 9:30 बजे की लगभग लगी। जी, क्या हुआ था फिर उसके बाद में? मतलब अगर मैं उसकी बात करूं तो मतलब किस तरीके का हादसा हुआ था और आग लगने का कोई कारण अभी स्पष्ट हो पाया? पता ही नहीं लगा कि कैसे लगी, किसने लगाई है, लगाई नहीं किसी। अच्छा, आग का कारण साफ नहीं हो पाया। लगभग यहाँ पे कितनी झुग्गियां थी और कितना सामान जला? सामान तो सर कम से कम लोगों को बहुत काफी नुकसान हुआ। क्या नाम है, किसी प्रकार की कोई हताशा, कोई जान वान का भी जान लोगों के पैसे लोग मर गए और ऐसे नुकसान। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है, झुग्गी में जो रखा कीमती सामान था वो भी जलकर खाक हो गया। कहीं ना कहीं जो लोगों की ये झुग्गियां थी, उनको खाने तलक का परेशानी सामने खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी परेशानी लोगों के सामने जरूर आ गई है। नितिन, बहुत शुक्रिया नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपने पहुंचाई, जो फिलहाल की तस्वीरें हैं वो हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई। वहां पर सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही है कि किसी के हताहत होने की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। सभी झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं वहां पर, जिसमें काफी सामान जलकर राख हो गया। वहां रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि स्थिति ज्यादा खराब हो रही है।
वहीं यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 17,000 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी हो गई। साथ ही 125 जगह पर ध्वनि यंत्रों को हटा दिया भी गया है। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये जानकारी दी है। पुलिस अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। प्रदेश में 125 जगह पर लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं, तो वहीं 17,000 जगह पर लोगों ने खुद ही आवाज कम कर ली है। अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। शांति समिति की बैठकें हो रही हैं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि से लाउडस्पीकर को हटा लिया गया था। इस मंदिर परिसर में स्थित भागवत भवन के शिखर पर लाउडस्पीकर लगे हुए थे, जिनको बाद में हटा लिया गया। यहां हर दिन करीब 1 से 1.5 घंटे तक मंगल चारण होता था, तो वहीं विष्णु सहस्त्रनाम बजाए जाते थे और इसकी से दिन की शुरुआत भी होती थी, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। वहीं कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं और इनकी बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए अब कई फरमान सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कमाने खाने वाले कामकाजी लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चौथी लहर की दोगुनी तेजी से मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद एक बार फिर से वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,000 थे, जो कि बढ़कर आज 16,522 पर पहुंच गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जबकि हरियाणा, यूपी और दिल्ली से लगातार संक्रमण बढ़ने की खबर सामने आ रही है। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में लगातार जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा कोरोना संक्रमण में 95% की वृद्धि दर्ज की गई है। जल्द ही पीएम इसे लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, तो कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के चलते जो वृद्धि देखने को मिली है, उसकी तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के आला अधिकारियों के साथ पीएम की बैठक की संभावनाएं हैं। देश में आई कोरोना की चौथी लहर पर गहन चिंतन को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। सुरक्षा एहतियातों के अलावा बढ़ रहे कोरोना मामलों पर कड़ाई से लगने के अन्य उपायों पर भी विचार संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के से संकेत मिल रहा है कि अधिकांश राज्यों में पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है, लेकिन कई राज्यों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। 3,975 मामलों के साथ दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इसके बाद केरल, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी और असम है। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 71 और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। चाहे तमिलनाडु की तो 62% और राजस्थान में 57% की वृद्धि देखी गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।